Hello, everyone, and welcome to Manhit Mijari's podcast on anxiety and depression. This is the part two that we are handling today. In the first part, we addressed anxiety and depression independently, and in the second part, we are going to look at how do they coexist together and what are the impacts. And today we have with us again Mrs. Nagma Zamir, who is a clinical psychologist who has done MPhil in clinical psychology from CIP Ranchi. Thank you, Nagma ji, for joining us again. So today I have a few questions for you regarding the coexistence of anxiety and depression. So let's begin. So first of all, what is comorbidity or coexistence of anxiety and depression and why it happens? एक साथ ये दोनों एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों एक साथ क्यों एग्जिस्ट करते हैं और क्यों होता है ये? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हर जो कोई भी मेंटल इलनेस हो, ठीक है, एनी मेंटल इलनेस हैव देयर कोमॉर्बिडिटी, ठीक है। चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर में कोमॉर्बिडिटी होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई कि हर मेंटल इलनेस में एक कोमॉर्बिडिटी होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो है, एंजाइटी अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसमें कोमॉर्बिडिटी जो है वो डिप्रेशन होगा, ठीक है। और अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसकी कोमॉर्बिडिटी में एंजाइटी के फीचर्स होंगे, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी एंजाइटी या डिप्रेशन बोलने का ये मतलब नहीं होता फुल ब्लोन, ये होता है कि हाँ उसके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स। कुछ हाँ, डिप्रेशन में है तो कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स होंगे, पर ऐसे नहीं कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर ही उसको ये कर देंगे, ठीक है। अ, और अगर डिप्रेशन है तो एंजाइटी के होंगे, और एंजाइटी है तो डिप्रेशन के होंगे कुछ फीचर्स, तो वो देखने को मिलता है। अब अगर दूसरे टर्म में बात करें तो एंजाइटी और डिप्रेशन बिल्कुल ना एक सिबलिंग की तरह है, तो वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि कोई भी मेंटल इलनेस हो उसमें कोमॉर्बिडिटी देखने को मिलती है, तो बाकी भी जो मेंटल इलनेस है उसमें जो कोमॉर्बिडिटी आती है, तो पहली जो कोमॉर्बिडिटी होती है वो एंजाइटी और डिप्रेशन ही होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया हम तब डायग्नोसिस कर रहे हैं उसका जब वो फुल ब्लोन सिम्टम में है, तो हम डायग्नोसिस किए। उसके बाद फिर मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद जब वो एक रिमिशन स्टेट में आते हैं या उसके पहले थोड़ा सा उनका जो सिम्टम्स हैं जो बहुत फुल ब्लोन है वो थोड़ा सा कम होता है, सेटल डाउन होता है जब सिम्टम्स दवा के बाद, तो फिर ये जो कोमॉर्बिडिटी एंजाइटी और डिप्रेशन की होती है वो दिखने लग जाती है, तब दिखती है। डिप्रेसिव फीचर्स भी देखने को मिलता है और एंजाइटी के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम कन्वर्जेंट डिसऑर्डर की बात करें, तो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर तो खुद एक न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर है जिसमें एंजाइटी तो एक कंपलसरी कंपोनेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें डिप्रेसिव फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी एक कैटेगरी में आता है, मेंटल इलनेस के एक कैटेगरी में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर पे आता है। तो इसमें भी एंजाइटी एंड डिप्रेशन कोमॉर्बिडिटी में देखने को मिलती है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन के फीचर्स, ठीक है, कुछ सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे। तो जनरली लोग को इसलिए वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है कि नहीं, क्योंकि उनको एंजाइटी और डिप्रेशन के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं समझ आता है कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है ये क्या है बेसिकली। तो हर एक मेंटल इलनेस में एंजाइटी एंड डिप्रेशन के फीचर्स एज अ कोमॉर्बिडिटी, एज अ को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेंगे, प्लस एंजाइटी और डिप्रेशन आपस में एक दूसरे के कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों हाँ। है ना। तो ये इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, और एक लंबे समय से उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, सालों से वो एंजाइटी के साथ स्ट्रगल कर रहा है और उसे नहीं पता है कि उसे एंजाइटी प्रॉब्लम है और उसे हेल्प लेने की जरूरत है, वो खुद ही उसको ठीक करने की खुद में ही कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको स्ट्रगल उसके साथ कर रहा है, ठीक है।
तो अब क्या होगा कि एक लंबे समय से वो चुके कर रहे होते हैं, सालों हो जाते हैं, बहुत बार 6 महीना हो गया, बहुत बार हमारे पास पेशेंट साल भर के बाद आ रहे हैं, बहुत बार तो 5 5 6 6 साल के बाद भी आते हैं हमारे पास, ठीक है, जब वो एकदम हार जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही जेन्यून सी बात है कि जब एक लंबे समय से क्लाइंट जो है वो सफर कर रहा है किसी चीज से, तो कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेस्ड मूड में आ जाएगा, उसका मूड लो हो जाएगा, ठीक है, और वो होपलेस फील करने लगेगा। ठीक है, तो डिप्रेसिव फीचर्स वही है कि डिप्रेसिव फीचर्स देखने को मिलने लग जाते हैं। ठीक है। अब एंजाइटी, जैसे हम कहे कि एंजाइटी से बहुत देर, बहुत काफी दिनों से सफर कर रहे हैं, है ना। हम्म, तो क्या, जैसे कि एंजाइटी के जो सिम्टम्स है, जैसे पेट का दर्द, मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको एंजाइटी हो रही है, तो जो सिम्टम्स उसको आएंगे वो आएंगे, इरिटेबिलिटी और पेट में दर्द है, या कभी तबीयत खराब हो जा रही है, पेट की कुछ खराबी हो गई है, या फिर उसे उल्टी होने लग रहा है। ठीक है, ये एंजाइटी फीचर्स, ये एंजाइटी सिम्टम्स हैं जो बच्चे में देखने को मिल रहा है। किसी बात से वो डर गया, सपोज मान लीजिए स्कूल में उसने ऐसा कुछ देख लिया, या स्कूल में बच्चों ने उसके साथ बुली किया, तो वो स्कूल जाने से अब डर रहा है, तो स्कूल जाने के टाइम में उसको ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये हम्म, क्या है, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। हाँ, ठीक है। और अगर पेरेंट इस पे ध्यान नहीं दिए और ये चीजें ऐसी चलती रही, तो एक टाइम आएगा जब उस बच्चे में डिप्रेसिव फीचर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर में दर्द है, ठीक है, लो मूड है, इरिटेबिलिटी हो रही है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ होने लगता है, रोने का मन करता है, निराशा लग रही है, और सिर में तो मैडम 10 साल से दर्द हो रहा है लगातार, वो जाता ही नहीं है, दवा खाते हैं और जाता ही नहीं है। तो ये क्या है कि जो सर का दर्द जो स्टार्ट हुआ, तो वो कहीं ना कहीं एंजाइटी और स्ट्रेस तनाव की वजह से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर वो उस सर वो पेन इतना सीवियर होता है सर का, ये पूरा आपका वो शोल्डर और बैक एरिया पूरा एक जकड़ सा जाता है। ठीक है। तो वो सब इतना पेनफुल होता है कि अब वो दवा से तो जाएगा नहीं, पेन किलर से बिल्कुल नहीं जाएगा। पेन किलर का असर होगा 4 से 5 घंटे का, उसके बाद से फिर वही सारी चीजें। तो अब सालों से, जहाँ 10 साल से लोग सर के दर्द को लेके झेल रहे हैं, बैक पेन को लेके झेल रहे हैं, और वो जा ही नहीं रहा है, ठीक है, वो तनाव में है। तो अब तो ये बहुत ही जेन्युइन सा रिएक्शन है कि यहाँ पे डिप्रेसिव फीचर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो होपलेस हो जाएंगे, हेल्पलेस फील करने लगेंगे। तो हम्म, वही है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है आपस में कोमॉर्बिड कंडीशन है। और अगर किसी को डिप्रेशन है, सालों से डिप्रेशन है, वो झेल रहे हैं, वो या तो खुद से ट्राई कर रहे हो, एक आध महीना बाद भी वो अगर मेडिसिन लेने के लिए चले गए या हेल्प लेने के लिए, हमारे सोसाइटी में यही होता है कि जनरली काउंसलिंग और थेरेपी के लिए लोग नहीं आते हैं, पर हाँ मेडिसिन ले लेते हैं। बहुत बार उन्हें ऐसे लगेगा कि हमको डिप्रेशन हुआ है तो मेडिसिन ले लेंगे, पर मेडिसिन से वो 50% ही तो कवर कर पा रहे हैं, बाकी के 50% तो वो नहीं कवर कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए वो 1 महीना 2 महीना 6 महीने में वो दवा भी ले लिए, पर वो कंप्लीटली उस चीज से रिकवर नहीं कर पाती, क्योंकि वो सिर्फ दवा पर होते हैं और खुद से वो कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें ये चीज पता ही नहीं होता है कि हमें काउंसलिंग की भी जरूरत है, खुद पे काम करने की भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं दवा खाने के बावजूद भी वो लंबा खिंच जाता है कि 2 महीने 2 साल 3 साल से दवा खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो अब उन्हें एंजाइटी होने लग जाती है। पहले था कि डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन अब इतने सालों के बाद उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि शायद हमारा ये कंडीशन कभी ठीक ही नहीं होगा। ठीक है, कहीं हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अब इसका लास्ट जो उपाय है दैट इज डेथ। ठीक है। तो वो हारने लग जाते हैं खुद में कोशिश करते करते, और फिर उनमें चिंता होने लग जाती है, तो वहां पे फिर एंजाइटी के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये है इसमें कि इस तरीके से ये इसीलिए जनरली कोमॉर्बिड कंडीशन देखा जाता है। हम्म, और जैसे हमने बताया कि अदर मेंटल इलनेस में भी एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसा कोमॉर्बिड कंडीशन होता है। हम्म, तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी सेम चीजें हैं कि आपको वो देखने को मिल जाता है कि जब जब वो फुल ब्लोन सिम्टम में है तब तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। ठीक हम्म, है। जब उनका सिम्टम सेटल डाउन हो गया है थोड़ा सा, उसके बाद फिर जब वो क्योंकि उन्हें क्या है, साइकोटिक कंडीशन में है, जब उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, ठीक है, डेल्यूजन हो रहा है, डेल्यूजन मान लीजिए, डेल्यूजन भी थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया डेल्यूजन भी उनका,
ठीक है। तो जब वो चीजें थोड़ी थोड़ी समझने लगे कि हाँ हमारे साथ कोई ऐसा कंडीशन है, ठीक हम्म। है, तो फिर उससे उनको एंजाइटी होने लग जाता है, और फिर ये सोचना कि हम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, तो फिर वो होपलेस वाली फीलिंग फीलिंग आती है, तो फिर एंजाइटी और डिप्रेसिव फीचर्स थोड़े बहुत देखने को यहाँ पे भी मिलते हैं। हम्म। ठीक है। तो वही है कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन बिल्कुल भाई बहन की तरह है, जो जहाँ जाएंगे साथ साथ जाएंगे। और लगभग हर मेंटल इलनेस में ये थोड़ी बहुत फीचर्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। इसीलिए जो होता है कि मेंटल इलनेस जितने भी होते हैं सब ओवरलैप करते हैं, सिम्टम्स जो हैं, हाँ। सिम्टम्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं। तो जी। ओवरलैप क्या कर रहे हैं, जो कॉमन सिम्टम्स है वो ओवरलैप करते हैं। तो हम्म। कॉमन सिम्टम किसके हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन के हैं, है ना। हम्म। तो एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स ओवरलैप हर एक मेंटल इलनेस में कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग इसको समझते नहीं है। आजकल जैसे गूगल और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन, या फिर गूगल पे लोग सर्च मारते हैं, तो क्या है कि सिम्टम्स तो ओवरलैपिंग है, तो वो सब वैसे जनरली दे दिए हैं। तो अब लोग पढ़ते हैं और सोचते हैं हमको ये बीमारी है, हमको ये बीमारी है, ये बीमारी है। अब इससे दिक्कत हो जाती है कि वो गलत अपने आप को डायग्नोस करके और गलत कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा करके हमारे पास आ जाते हैं कि हमको तो ये हुआ। जैसे हम्म। अभी रिसेंट का हमारे पास एक केस है। एक बंदा आया और हमसे आके कहता है कि मैम हमको एडीएचडी है, ठीक है, और हमारी मम्मी को भी एडीएचडी है, और शायद मेरी बहन को भी एडीएचडी है, और शायद मेरे पापा को भी एडीएचडी है। तो फिर हमने सबके सिम्टम्स पूछे। हम बोले आपके सिम्टम्स बताओ। हम्म। तो हम बोले नहीं आपको एडीएचडी नहीं है, क्योंकि एडीएचडी के कोर फीचर्स कुछ अलग होते हैं जो कि कोर फीचर्स आप में है नहीं। हम्म। हम उसको समझाए। उसके बाद फिर वो उस टाइम थोड़ा सा नहीं, आप फिर से चेक, हम वो हमसे कह रहा आप फिर से चेक कीजिएगा, उसमें तो लिखा हुआ। उसको काफी समझाने के बाद फिर वो थोड़ा सा कन्विंस हुआ। फिर दोबारा आया तो फिर बोलता मैम हम बहुत सर्च किए, बहुत पढ़े, बहुत कुछ देखे, और फिर हमको पता चला कि हम तो एडीएचडी है, मम्मी एडीएचडी है, लेकिन पापा एडीएचडी नहीं है, वो नार्सिसिस्ट है। तो ओके। हम्म। हाँ, तो ये सारी चीजें हो जाती है कि वो जाकर पढ़ते हैं और फिर सिम्टम्स एज इट इज ऐसे देख लेते हैं, और उसके बाद फिर वो मिस डायग्नोसिस एक तरह का खुद से कर लेते हैं, और फिर उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। फिर उनका ये भी होता है कि गूगल पे हमें कोई दवा मिल जाए। आजकल जो चैट जीपीटी बहुत ट्रेंड में है, ठीक हम्म। है, तो हम्म। चैट चैट जीपीटी से वो बंदा चैट जीपीटी से दवा लेकर के आया था हमारे पास, कि चैट जीपीटी में डाल के कि डिप्रेशन एडीएचडी के क्या मेडिसिन है, वो मेडिसिन वो ले रहा था। हमने तुरंत कहा कि आप ये मेडिसिन बंद करो, ठीक है, हम्म। क्योंकि आपको एडीएचडी है ही नहीं, इससे आपको कुछ और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो एक्चुअली वही क्या था चीज है उनका कि डिसऑर्डर, एक्चुअली क्या था कुछ और? उनका डिसऑर्डर वही वही है कि उनको एंजाइटी स्टार्टिंग से है, बचपन से, क्योंकि उनका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है चाइल्डहुड से, ठीक है। इट वाज तो एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी, हाँ इट वाज एंजाइटी, नॉट डिप्रेसिव फीचर्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं, वो बंदा एंजाइटी में, और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। या एक्चुअली हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं ना जो लोग, मतलब उनको लगता है हर बीमारी मुझे हो गई है, या वो भी एक स्टेट होता है हाइपोकॉन्ड्रिया का, आई थिंक, जिसमें उनको या लगता है कि हाइपो या हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक कंडीशन है जहाँ पे क्लाइंट को ऐसा लगता है कि हमको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। हर बीमारी नहीं हो गई, कोई बहुत बड़ी, जैसे हमको कैंसर हो गया है, या हमको कोई एड्स हो गया है, और उस पे एकदम जो होता है ना कि बिलीफ जिसको बोलते हैं, फॉल्स बिलीफ, जिसमें जरा भी ये नहीं है कि आप उसको हिला नहीं सकते उसके बिलीफ को, वो वाली चीजें होती है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस उनको, जो उनको डायग्नोसिस जो होता है वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस का होता है। ओके, ये भी आई थिंक एंजाइटी के अंडर ही आता होगा। हाँ, ये एंजाइटी स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर। ओके। कि गूगल पे, यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको देख करके लोग मिसगाइड हो जा रहे हैं। हम्म। Very true. So I would really like to like say seriously advise the people who are watching to never do this. There are people who are हम्म, getting training. लोग इतना एमबीबीएस एमडी भी कर रहे हैं, साइकोलॉजी में भी इतने सारे कोर्सेस लेके दे हैव कम टू दैट पॉइंट वेयर दे आर एलिजिबल हम्म, टू डायग्नोज पीपल एंड दे कैन एक्चुअली डायग्नोज करेक्टली.
एंड तो इसलिए खुद से डायग्नोज करना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, ऑल्दो इट्स क्वाइट नेचुरल कि हम जाके अपने सिम्टम्स चेक करें एंड ऑल, ऐसा होता है, बट नेवर बोलते हैं ना, वो पत्थर पर एक काली रेख की तरह वो मान मत लो कि यही हो गया है हमें, ऐसा नहीं है वो। हम्म। यू ऑलवेज शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड डायग्नोसिस तुम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को ही करने दो, एंड दैट इज व्हाट इज रिलायबल। खुद से हम ऐसे नहीं डायग्नोज कर सकते, वरना हम ही डॉक्टर्स होते ना। बिल्कुल बिल्कुल। या So moving ahead, so my second या question to you is that how difficult it is to live with both एक्चुअली इट anxiety इज and क्वाइट depression. डिफिकल्ट। एक्चुअली इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू लिव विद बोथ, क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन है और उसके साथ आपका कोमॉर्बिड कंडीशन एंजाइटी है, कि एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो एक डिप्रेसिव फेज में, जहाँ पे उनका मूड भी लो है, एनर्जी लेवल भी लो है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एकदम लो हो रखा है, होपलेस हो रखे हैं, हेल्पलेस हो रखे हैं, ठीक है, वर्थलेस फील कर रहे हैं, ठीक। और उसमें फिर जब एंजाइटी के फीचर्स आते हैं, तो एंजाइटी के जो मेन फीचर्स हैं वो है ओवर थिंकिंग, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स। तो कहीं ना कहीं जो ये ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम बैठे क्यों हो, तुम्हारे पास एनर्जी क्यों नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज क्यों नहीं है, मतलब तुम, वो उसके जो डिप्रेसिव फेज है उसको और बढ़ाने में वो एंजाइटी की जो कोमॉर्बिडिटी है उसमें ये कर रही है, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन हो रहा है तो उसका रिप्लाई जो खुद से आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो है। तो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस और बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए अगर कोई सिर्फ मेडिसिन लेके बैठा है तो वो क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि वहां पे एंजाइटी अपना रोल प्ले कर रहा है, नेगेटिव थॉट एक्टिवेट है वहां पे, ठीक है ना। Yes. वो सेल्फ क्वेश्चनिंग हो रहा है कि हमको करने की इच्छा तो बहुत कुछ है, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, पर वो हमसे एंजाइटी के जो ओवर थिंकिंग है वो हमसे सवाल पूछ रहा है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो फिर वो नेगेटिव आंसर आ रहे हैं कि क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि करो, तुम कर ही नहीं सकते हो, आप डिजर्व ही नहीं करते हो, इस तरह के को आंसर्स मिल रहे हैं, नेगेटिव आंसर्स मिल रहे हैं। इससे तो अच्छा तो नेगेटिव मर थिंकिंग का जाना अच्छा है। हम्म। हाँ बिल्कुल। लाइक। तो फिर वो नेगेटिव थिंकिंग के चेन में वो फंस जाते हैं, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे फिर उनको इस फेज से निकलना मुश्किल होता है, इसलिए जब वो काउंसलिंग में जाते हैं तो उनका जो ये जितना भी वो थॉट प्रोसेस है उसको हम लोग चैलेंज करते हैं बेसिकली। और प्लस चैलेंज सिर्फ नहीं करते हैं, बल्कि और हम उनको उपाय भी बताते हैं कि आप इन चीजों से कैसे बाहर निकलोगे, ठीक है। वैसे ही जब कोई बंदा एंजाइटी में होता है और उसे, जब एंजाइटी में है वहां पे एक्टिव है उसका क्या, थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, और वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर वहां पे डिप्रेसिव फीचर्स आने लग जाते हैं, तो उसके साथ साथ उनमें जो चीज है वो होपलेसनेस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी लो होता चला जाता है, तो फिर वो उस फिर वहां पे जितना एक्टिव होना चाहिए उन्हें वो नहीं हो पाते, क्योंकि बेसिकली एंजाइटी में हमारी एक्टिविटी डाउन नहीं होती है, डिप्रेशन में हमारी एक्टिविटी डाउन हो जाती है, क्योंकि एनर्जी लेवल कम हो गया है। एंजाइटी में एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ, वहां पे क्या हुआ है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो गया है मेंटल एंजाइटी में। एजिटेशन, या मेंटल एजिटेशन बढ़ हाँ, जाता है एंजाइटी में। मेंटल, हाँ मेंटल एजुटेशन बढ़ गया है। डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि मूड भी लो है, एनर्जी लेवल भी लो है, ठीक है, तो हम कुछ चाह भी रहे हैं तो हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एंजाइटी में हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत दिन से हम एंजाइटी से हम जूझ रहे हैं, तो धीरे धीरे होपलेस वाला जो है वो चीज आने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो इफेक्ट होने, हमारा एक्टिविटी, एनर्जी नहीं, हमारी एक्टिविटी इफेक्ट होने लग जाती है, क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि हम सारा टाइम जो है वो हम सोचने में ही निकाल दे रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे। एंजाइटी में बेसिकली हम सोचने में ही मैक्सिमम टाइम निकाल रहे हैं। हम खाली बैठ रहे हैं इसलिए नहीं कि हमको लोगों से मिलना नहीं है, हम खाली इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि हम उस टाइम पे सोच रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन भी विड्रॉ हो रहा है, और फिर हमारा जो एक्टिविटी लेवल है वो भी कमता चला जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे फिर वो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, फिर होपलेस फीलिंग आ रही है, फिर डिप्रेसिव फीचर्स आने लगे। तो ये दोनों जब एक साथ आता है ना, तो फिर उसमें जकड़ जाता है क्लाइंट, जैसे वो फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली
थेरेपी सेशंस में वही चीज हम लोग उन्हें सिखाते हैं कि आपको इस चक्रव्यूह को तोड़ के निकलना कैसे है। हम अपने हर एक पेशेंट को कहते हैं कि अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन में हैं तो समझिए आप एक चक्रव्यूह में फंसे हैं। कैसे चक्रव्यूह में? अपने थॉट के चक्रव्यूह में। ठीक है, और जो भी एरियाज आपका इम्पैक्ट हो रहा है उसके चक्रव्यूह में फंसे हैं, और उस चक्रव्यूह को आपको ही तोड़ना है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ सकते थे, अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, पर बाहर से वो नहीं तोड़ सकते थे। हम्म। जो अंदर रहता है चक्रव्यूह के, वही उसको तोड़ पाता है। तो हम्म। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, करना आपको है। कैसे करना है ये हम आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार पेशेंट को लगता है कि ऐसे करने से कैसे हम इस सब से बाहर निकल पाएंगे, दवा तो कुछ कर नहीं पा रहा है, सिर्फ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो कैसे हम बाहर निकल जाएंगे इससे। ठीक है, ओके। तो ये चीज है। आई थिंक एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड ऑल्सो वांट टू शेयर कि मैंने एंजाइटी एंड डिप्रेशन की कोमॉर्बिडिटी जी है बहुत सालों तक, फॉर मोर देन अ डेकेड। हम्म। एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी, जैसे बोलते हैं ना, सफोकेटिंग, एंड एक डिसेबिलिटी जैसा हो जाता है वो, क्योंकि एंजाइटी तुम्हें बहुत एजिटेट कर रही है, बहुत सारे हम्म। कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड थॉट्स दे रही है, सेल्फ डाउट दे रही है, बहुत डाउट करा रही है खुद पे, बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक नेगेटिव हो रही है। और डिप्रेशन ऐसा है कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से मुझे एनर्जी ही नहीं है, नम हो गई हूँ, हम्म। मतलब इट्स लाइक वन पार्ट ऑफ हम्म। यू वांट्स टू डू सो मच, इट्स सो एजिटेटेड एंड इट्स सो एक्टिव, लाइक मेंटली यू आर सो एक्टिव, एंड फिजिकली तुम्हारी बॉडी में एक्चुअली एनर्जी नहीं है कुछ करने की। एंड नो मैटर, या। सब सब अनरियलिस्टिक लगने लगता है, एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगने लगता है कि तुम इससे कभी बाहर निकल सकते हो, ये भी एक अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन है, हम्म। और ये भी कभी नहीं हो हम्म। सकता। और उस पॉइंट से जहां बिल्कुल। से होप खत्म होने लगती है, जहां से वो फेथ खत्म होने लगती है, वहां से एक्चुअली मतलब वर्थलेसनेस और होपलेसनेस वो पड़ने लगता है, और दैट हम्म। टेक्स यू टू अ वेरी बैड प्लेस। या। बिकॉज जब होप ही नहीं फील हो रही है, जब तुम जीने के लायक ही नहीं फील कर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम्म। जीने का भी एक पॉइंट के बाद व्हाई वुड यू वांट टू लिव अ हम्म। लाइफ लाइक दैट, वेयर हम्म। नथिंग गुड इज एवर गोइंग टू हैपन। तो वो जो को एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत मतलब इट्स वेरी हम्म। लाइक अ डिसेबलिंग थिंग, कि ऐसे लगता है कि बहुत मूवमेंट करनी है, पर तुम हिल भी नहीं पा रहे हो, हम्म। जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट, जैसे अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, हाँ, बिल्कुल। पता होगा बिल्कुल, या कि आई हमारे, एक्सपीरियंस दैट। आई हाँ, एक्सपीरियंस दैट फीलिंग। यस, ऑपरेशन जब अपना, एक्चुअली कि हम्म, हाँ, कि हम हाथ पैर हिलाना चाह रहे हैं और बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर रहा है, तो एक पॉइंट पे ये थॉट आता है कि पता नहीं अब हम ऐसे ही तो नहीं रह जाएंगे, हिलेगा या नहीं हिलेगा। जबकि ये पता होता है कि एनेस्थेशिया का असर खत्म होते ही हम अपने हाथ पैर को मूव करते रह जाएंगे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरी बेबी का बर्थ हुआ उस टाइम पे ऑपरेशन से हुआ था, तो जब एनेस्थेशिया से पूरा लोअर पार्ट जो है वो पूरा डीएक्टिवेट था, एकदम से सुन्न पड़ा हुआ था। और ऑपरेशन थिएटर से, क्योंकि होश तो हमेशा ही है ना, वो तो सिर्फ एनेस्थेशिया दे करके काम कर रहे यस, हैं। यस, तो हाँ, तो मतलब ये चल ऑपरेशन रहा है। थिएटर से निकलने के बाद से वो चल रहा है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हिलता भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा है, कुछ फील भी नहीं हो रहा है। और बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी उस टाइम पे। और एक पॉइंट पे आकर के ऐसे हो गया कि पता नहीं हम मूव भी कर पाएंगे कि नहीं सुबह तक। इस पॉइंट तक थॉट आ गया मेरा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह पता चले कि अब तो ये कभी मूव ही नहीं करेगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे हमेशा, ये थॉट तक आ गया। और उसके बाद फिर, अब चूंकि इतनी एंजाइटी हो गई तो वो निकलना था। ठीक है, तो फिर हम रोना स्टार्ट कर दिए थे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और जब हमारे घर वाले पूछे तो हमने कहा हमें प्यास लगी है। तो एक्सक्यूजेस भी ढूंढना है और वो थॉट भी चल रहा है, तो वो हमने फील किया, दैट इज वेरी, ये पिटी वाली फीलिंग होती है कि अब क्या, वेरी कुछ बचा स्कैरी। नहीं है। एंड जस्ट वेरी इमेजिन कि स्कैरी। हम जो पेशेंट्स हैं, ये सालों साल तक ऐसा फील करते हैं, जैसे किसी ने एग्जैक्टली। एनेस्थेसिया दे दे के नम कर दिया हो, और यू नो यहाँ से हम्म। थॉट सारे चल रहे हैं, बट फिजिकली तुम प्रिटी पैरालाइज्ड हो बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, प्रिटी नम हो, एंड इतना कुछ हम्म। करना है लाइफ में, पर देर इज ओनली सो मच हम्म। यू कैन डू। तो दिन भर की इतनी सी एनर्जी है, वो भी सोच समझ के मैनेज करनी पड़ती है कि कैसे यूज करनी है अपनी एनर्जी। डिप्रेशन में वो फेज बिल्कुल। भी आता है। बिल्कुल।
बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बट इट इज लाइक वेरी पेनफुल एक्चुअली। इट्स एंड वही कि आई एम इमोशनल पेन। yeah, it's very and I can get that, and everyone who has felt that, lots of love to you. But in the end, हम आ सकते हैं इस सबसे बाहर. There are solutions, there are treatments available, बिल्कुल। and these things can shift and do shift. And I'm here standing for that only. We are here for that cause only. कि या it's just कुछ time का anesthesia है, ऐसा समझ लो, वो चला जाएगा. वो हम will work through it together. बिल्कुल बिल्कुल। बस इस टाइम में विल पावर की जरूरत होती है कि हाँ, हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपने हिम्मत हार दिया तो फिर आप और ज्यादा आपका कंडीशन वर्स्ट होता चला जाएगा। तो ये जरूर याद रखना है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कोशिश करते रहेंगे तो इससे जरूर बाहर निकल के आएंगे। 10 दिन में नहीं तो 20 दिन में तो आएंगे ही आएंगे। मतलब हम्म। Okay, so my next question for you is, what are the areas that get affected? अब ये को एग्जिस्ट करते हैं तो कितना डिफिकल्ट है उसके साथ जीना, ये तो समझ लिया. लेकिन लोगों को ये नहीं पता हम्म। कि कौन कौन से एरियाज अफेक्ट हो जाते हैं इस चीज की वजह से. हम्म। बेसिकली जो एरियाज इफेक्ट होते हैं वो आपका पर्सनल एरिया हो गया, ठीक है, आपका सोशल एरिया हो गया, पर्सनल एरिया, सोशल एरिया और आपका फैमिली एरिया। ये 3 मेन एरियाज होता है जहाँ पे ये चीजें इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका पर्सनल एंड सोशल एरिया से। फैमिली एरिया सभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लग जाता है। जैसे कि इरिटेबिलिटी होगी तो चिड़चिड़ेपन होंगे तो आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद फिर आपका डिप्रेशन में है तो लोगों से बात करने की इच्छा खत्म होने लगेगी। या जब आप इंटरेस्ट लूज करने लगेंगे तो आपका सोशल एरिया इम्पैक्ट होगा। लोगों की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लोगों से आप मिलना नहीं चाहेंगे। कोई फोन कर रहा है तो उठाने का मन नहीं करेगा, रिंग हो रहा है पर हम नहीं उठाएंगे, इच्छा ही नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। तो ये सोशल एरिया इम्पैक्ट हो रहा है ऐसे करके। उसके बाद फिर फैमिली एरिया भी इम्पैक्ट हो रहा है कि हम घर वालों से भी बात नहीं करना चाहते हैं। उनका हंसना बोलना हमें पसंद नहीं आएगा क्योंकि हम हमारा मूड जो है वो लो चल रहा है, ठीक है। या हम एंजाइटी में है तो हम इतने ओवर थिंकिंग में अपने में ही प्रीऑक्युपाइड हैं कि हमारे घर में कौन क्या कर रहा है हमको पता नहीं होता है। क्योंकि हम अपनी एक दुनिया में है, एक नेगेटिव थॉट की दुनिया में, ठीक है। तो घर में कौन एंजॉय कर रहा, कौन क्या कर रहा, और उसमें कोई कुछ अगर टोक दे तो फिर वो इरिटेबिलिटी देखने को मिल जाती है, एजिटेशन मिल जाता है, बहुत बार अग्रेशन एंड एंगर आउटबर्स्ट भी देखने को मिलता है ना। दूसरा कि अगर स्टूडेंट लाइफ है तो उनका एकेडमिक एरिया इम्पैक्ट होता है। पर्सनल लाइफ में कौन कौन सा एरिया, पर्सनल लाइफ में आपका एकेडमिक एरिया हो गया, प्रोफेशनल एरिया हो गया, और अपना पर्सनल एरिया कि खुद 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 के साथ जो अपना एक रिलेशन है, हाँ वो चीज हो गया, ठीक है। सेल्फ केयर तक हाँ बहुत अफेक्ट हो जाती है, स्पेशली डिप्रेशन में. बिल्कुल सेल्फ केयर, हाइजीन. बिल्कुल। बिल्कुल। तो वही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा पर्सनल एरिया में, सेल्फ केयर हैम्पर हो जाएगा। डे टू डे एक्टिविटी जब हैम्पर होनी स्टार्ट होगी तो उसमें सेल्फ केयर हैम्पर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो गया हमारा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये सारे पर्सनल एरियाज में आ जाते हैं, ठीक है। फैमिली एरिया में और सोशल एरिया में रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो होते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड फिर ऐसा होता है कि जब हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन में है तो हम बहुत बार लोगों को समझ भी नहीं पाते और बहुत बार लोग हमें नहीं समझ पाते हैं। दोनों ही चीजें होती है यहाँ पे। इसीलिए ये दोनों एरियाज जो है रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, उसमें दिक्कत आ गई है, ठीक है। या फैमिली से अच्छा रिले मम्मी पापा तक से जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है बहुत बार। क्योंकि मम्मी पापा हमको नहीं समझ रहे हैं तो हम इरिटेट हो रहे हैं और फिर उससे रिलेशनशिप में प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी बातें हमारे अंदर है जो हम मम्मी पापा को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इससे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये पर्टिकुलरली ये 3 मेन एरियाज हैं, फैमिली एरिया, सोशल एरिया एंड पर्सनल एरिया। एकेडमिक लाइफ है तो आपका एकेडमिक डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए पेरेंट को बहुत कीन होना चाहिए, खास करके तब जब आपके बच्चे 11 साल से 20 साल के बीच में है तो। क्योंकि एंजाइटी और एडोलेसेंस एज जो है ये बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप है, ठीक है। चाइल्डहुड डेज में बहुत बार पेरेंट्स से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं,
बहुत बार इन्वायरमेंट, नेगेटिव इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है, उससे जितना इम्पैक्ट होना था हो गया। लेकिन 10 से 11 साल के बाद से अगर पेरेंट कीन रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि हाँ उनका एकेडमिक लाइफ कैसा चल रहा है, उनका पढ़ाई कैसा चल रहा है, कहीं वो इंटरेस्ट तो लूज नहीं कर रहे हैं, या कहीं उनका मार्क्स डिग्रेड तो नहीं हो रहा, अगर इन सब चीजों के लिए कीन रहे हैं तो बीमारी बढ़ने से पहले ही वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि बहुत बार बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत बार क्या, मैक्सिमम बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जब चीजें बहुत बढ़ जाती हैं तब उन्हें कुछ समझ आता है, हम्म। ठीक है। लेकिन पेरेंट तो अगर ऑब्जर्वेशन में रख दें तो वो ऑब्जेक्टिवली बहुत देख पहले रहे हैं। ही, हम्म। हाँ, तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर वो हेल्प के लिए जाएंगे आगे। हम्म। अगर आपके बच्चे का डिग्रेडेशन सालों साल होता चला जा रहा है, ठीक है, पहले पढ़ने में बहुत अच्छे थे और अब फिर वो धीरे धीरे कमते चले गए हैं, या उनके बिहेवियर में थोड़ा सा भी बदलाव आया है, तो ये सब पे कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए पेरेंट का। हम्म। 3 ब्रॉड एरियाज होते हैं जो कि इफेक्ट होता है, ठीक है, पर्सनल, सोशल एंड फैमिली एरियाज, ठीक। और तीनों ही एरिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक एरिया में अगर मान लीजिए कि पर्सनल एरिया में अगर कुछ चीजें इम्पैक्ट हो रही है, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन और एंजाइटी सडनली आ जाता है, ठीक है, वो सालों से उनका जड़ पकड़ रहा है, तब जा करके फिर कई सालों के बाद फिर वो हमें बिहेवियर मैनिफेस्टेशन में दिखना दिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है, या हमने एज अ सिम्टम फील करना स्टार्ट किया, ठीक है। हम्म। लेकिन वो सालों से उसका जड़ पकड़ रहा होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अब जो सालों से जड़ पकड़ रहा है तो वो तभी भी ये 3 एरियाज में काम चल रहा है उसका, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम चलता है वो होता है पर्सनल एरिया में। पर्सनल एरिया में भी सेल्फ कॉन्सेप्ट एरिया में, ठीक है, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एरिया में अगर कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए एंजाइटी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो उसमें कैसे सेल्फ एरिया इम्पैक्ट हो रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, और डिप्रेशन में कैसे सेल्फ ये कॉन्सेप्ट इम्पैक्ट हो रहा है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ओके। तो तो एंजाइटी में जैसे नेगेटिव थॉट, डाउटफुल थॉट सेल्फ से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, और अगर वही चीजें हमें लोग भी कह रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि जो सेल्फ डाउट हो रहा है उसकी वजह से हम हमारा एक्टिविटी हम प्रभावित हो रहा है, हम कर सकते हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट को बिलीव करके, तो इससे क्या होता है कि उनका जो ये नेगेटिव थॉट जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि उसपे मुहर लग जाता है एक तरीके से कि हाँ हम ऐसा सोच रहे थे और ऐसा हो भी नहीं रहा है, ठीक है। एंजाइटी में ये चीजें होती है। डिप्रेशन में क्या होता है कि लोग कहते हैं, हम उसको सच मानने लग जाते हैं, वो जो इमेज हमें दिखा रहे हैं हम उसको सच मानने लग जाते हैं। जैसे किसी का अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव हो, नेगेटिव एनवायरमेंट हो, तो वो कैसे इम्पैक्ट करके डिप्रेसिव इसमें डाल रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट में, ठीक है। क्रिटिकल तो में। जैसे बोलते हैं कि हाँ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, या बच्चों का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट, और कह रहे हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, या तुम डिजर्व नहीं करते हो, तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो चीज को एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ शायद वो जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो सही है। और ये यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि हम उसको मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है, और हम कुछ, क्योंकि हम मान चुके हैं इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। और एंजाइटी में क्या हो रहा है कि चूंकि हम डाउटफुल हैं, तो बहुत बार हम काम कर भी जाते हैं और बहुत बार हम काम नहीं भी करते हैं, ठीक है, अवॉइडेंस की क्योंकि डाउटफुल, टेंडेंसी अवॉइडेंस की टेंडेंसी हाँ आ जाती है, एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा हो तो हाँ बैठ नहीं पाते उस काम के लिए, शुरू हाँ नहीं पाते। हाँ हाँ, हमको ये पता होता शायद हम कर जाएंगे, लेकिन हम उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डाउटफुल ये है। लेकिन डिप्रेशन में क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जब इम्पैक्ट हो रहा है तो हम ये मान चुके हैं कि हम करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, तो हम करेंगे जरूर पर हम 100% एफर्ट के साथ नहीं करेंगे। और जब 100% एफर्ट के साथ नहीं करेंगे तो आउटकम में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, तो फिर हम जस्टिफिकेशन देंगे कि हाँ हमने ऐसा सोचा था, ये ऐसा ही है। हम्म। कॉन्सेप्ट जो लो सेल्फ कॉन्सेप्ट था उस पर मुहर लग जाता है वहां पे, ठीक है। तो अपना जो कोर बिलीफ है वो चेंज हो जाता है कि आई डोंट डिजर्व, हमसे होगा ही नहीं, या हम कुछ अच्छा अ, हमारे साथ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ही खराब है, इस तरह की चीजें, इस तरह का थॉट जो है वो डिप्रेशन में आता है, ठीक है। और एंजाइटी में क्या आता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा,
इफ बट कि वो वहां पे हमेशा, बहुत ज्यादा होता हाँ है। हमेशा मैं कर हाँ लूंगी, वो मैं कर हाँ पाऊंगी ना, मुझसे हो जाएगा ना, हाँ इतनी डाउट। हाँ हाँ, कभी फिर आएगा कि हाँ हो जाएगा, फिर लगेगा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है। तो हमारा क्रिटिक्स जाग जाता है। ठीक है। और डिप्रेशन में वो हम मानकर बैठ जाते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, आई एम नॉट एबल, आई डोंट डिजर्व, आई एम वर्थलेस। ठीक है। तो ये सेल्फ एरिया जो है, सबसे सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। उसके बाद फिर वो एक्टिविटी में दिखने लग जाती है, चाहे वो एंजाइटी हो चाहे वो डिप्रेशन हो, एक्टिविटी में धीरे धीरे से आने लग जाता है। उसके बाद जब एक्टिविटी में आएगी तो एक्टिविटी लेवल हर एक एरिया में है, पर्सनल एरिया में भी है एक्टिविटी, और प्रोफेशनल में भी है, एकेडमिक में भी है, और फैमिली में भी है, सोशल में भी है। हम्म, ठीक है। तो सोशल में एक्टिविटी क्या है? इंटरैक्शन। फैमिली में क्या है? इंटरैक्शन, बेसिकली इंटरैक्शन है ना। तो और प्रोफेशनल में क्या है एक्टिविटी? कि हम जॉब कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं। एकेडमिक और प्रोफेशनल में क्या है कि हमको जो काम मिला है हम उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हम मान चुके हम नहीं कर पाएंगे तो हम एफर्ट नहीं डालेंगे, और अगर हम एंजाइटी में है तो हम करेंगे पर हम बहुत एंग्शियस होंगे, कभी तो कर जाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसमें हम लंबे समय तक जूझते रह जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे सेल्फ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे हर एक एरिया में। अब रिलेशनशिप में कैसे? मान लीजिए कि कपल हैं, ठीक है, कोई यूथ एज का बच्चा है, ठीक है। तो वहां पे जो होता है कि एक रिलेशनशिप स्टेटस वाली बात होती है, 18-20 ईयर के जो 9-10 के बच्चे होते हैं या 11-12 के बच्चे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ये चीज जो होती है कि हम रिलेशनशिप हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फैमिली में मेरा रिलेशनशिप मम्मी पापा के साथ अच्छा नहीं, वो लोग नहीं समझते तो अगला भी नहीं समझेगा। ठीक है। बहुत बार हम कुछ सोच करके ऐसे बिहेव कर देते हैं कि अगला उस पे रिएक्ट कर देता है। ठीक है। या हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। पीयर ग्रुप में भी, सिर्फ कपल की बात नहीं है, पीयर ग्रुप में भी ये चीजें हो जाती है कि हम ये सोच लेते हैं मम्मी पापा नहीं समझ रहे हैं या भाई बहन नहीं समझ रहा, मजाक उड़ा रहा है, तो अगला भी वही करेगा, जबकि हो सकता है अगला ऐसा ना करे। तो उस हिसाब से हमारा बिहेवियर में बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन पैटर्न जो है वो हमारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। और फिर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा या खिटपिट हो गई या किसी ने कुछ कह दिया है, जनरली ऐसा होता है कि कोई भी पीयर ग्रुप में एक जजमेंटल स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन है ना, कि एक दूसरे के लिए जजमेंटल स्टेटमेंट दे देना, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। ठीक है। तो हम्म। उससे फिर और भी चीजें ये हो जाती है, और फिर धीरे 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 सोशल इंटरेक्शन विड्रॉ होने लग जाता है, चाहे वो एंग्जाइटी हो चाहे वो डिप्रेशन हो, दोनों में ही। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? बेसिकली सेल्फ एरिया से, और सेल्फ एरिया में भी सेल्फ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ, सेल्फ इमेज खराब हुआ, और उसके बाद फिर या फिर डाउटफुल स्टेटमेंट्स आए, और उसके बाद धीरे धीरे हर एक एरिया में, फिर पढ़ाई में और जॉब में भी वो सारी चीजें आने लग गई, हर एक एरिया उस तरीके से इम्पैक्ट हो गया। और वो इस हद तक जाता है, मुझे याद है मैं आर्किटेक्चर कर रही थी तो हम्म मुझे एग्जाम्स के टाइम पे जो हमारे वाइवा होते हैं ना, जो हम एक्चुअली एक्सटर्नल जूरर्स आते हैं, हमारी वाइवा होती है एग्जाम, हम्म तो हम्म उसमें हम्म मुझे याद है मुझे पैनिक अटैक आ गया था। थोड़ा स्ट्रिक्ट था जूरर, मैं बिल्कुल। काम, हाँ, वही चीज है। ड्यूरिंग द जूरी हम्म मुझे पैनिक अटैक आ गया। मैं एक वर्ड नहीं बोल पाई उसके सामने, मैंने पूरे साल भर का काम मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उसी के सामने उधर ही पैनिक अटैक आ गया। मेरी लाइफ की पहली केटी और आखिरी केटी वहां लगी थी जब मुझे उस एग्जाम में पैनिक अटैक आया था। और ओके। वो याद है कि उस लेवल तक एंजाइटी बढ़ती है कि पैनिक अटैक भी आता है। और वो शीट्स मैंने कैसे किए थे, यहाँ पे डिप्रेशन का इम्पैक्ट मैं बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। तो मेरा स्पीड इतना स्लो हो गया था कि जिस एक शीट के लिए मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको अगर 3 घंटे लग रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे, मुझे लिटरली वो शीट कभी कभी 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी 3 दिन में डिवाइड करके मुझे एक एक शीट मैंने रोते रोते शीट्स किए। और मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है। दूसरों का तो फटाफट हो जाता हम्म है, बट दैट स्लोनेस इन हम्म द एक्टिविटी, दैट एवरीथिंग बिकम्स लिटरली फिजिकली डिफिकल्ट फॉर यू। एंड उस हम्म लेवल तक हम्म उसका इम्पैक्ट फील होता है कि हम्म सिर्फ लोगों को हम्म लगता है कि हम्म सिर्फ इमोशनल या मेंटल लेवल पे है ये, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत एक्चुअली फिजिकल। नहीं, वो बिहेवियर एंड फिजिकल लेवल पे आ जाता है, रिटार्डेशन। इनफैक्ट वो थॉट लेवल पे जब आ जाता है तो एक होता है मोटर रिटार्डेशन है। ठीक है। और मोटर रिटार्डेशन होता है तो उसमें स्लोनेस आ जाता है हर काम में। ठीक है।
डिप्रेशन में ऐसा होता है जनरली। और जब थॉट लेवल पे आता है तो ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं और बात करते करते एकदम से ब्लैंक हो गए, जैसे लगा कि कुछ कट गया, कुछ छूट गया, कुछ पता ही नहीं हम बोल क्या रहे थे। उसके बाद फिर हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट के बाद भी याद आए, या फिर वो चीजें कनेक्ट कर पाए तो फिर हम बोले। या नहीं तो 4 बार जब हम लोगों से सवाल पूछ रहे तब वो उसका रिप्लाई कर पा रहे, क्योंकि वो यहाँ पे जो थॉट लेवल पे जो एनालिसिस चल रही है वो स्लो हो गया है ना? प्रोसेसिंग, यस, ये मेरे साथ हाँ होता है। हाँ ये कुछ पूछे मुझे, हाँ। ये कुछ बात करे मेरे से, तो मेरा इतना लेट आता है जवाब। तो ये हम्म। डिप्रेशन में प्रोसेसिंग, हाँ, डिप्रेशन में ये चीज होती है आपने कि भी I think, प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। हाँ, हम्म आपने आई थिंक अपने पेशेंट्स का कोई एग्जांपल शेयर किया था कि आप पहला सवाल पूछ रहे हो, फिर दूसरा भी पूछ रहे हम्म हो, फिर उन हम्म पेशेंट का पहले हम्म सवाल का जवाब आता था बाद में, सडनली हम्म अब हम्म प्रोसेस हुआ उनको। हम्म बिल्कुल। तो वो रिटार्डेशन देखने को मिलता है ना, जो थॉट प्रोडक्शन भी होता है ना। तो जब हम लोग एमएससी करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ये डिक्रीज थॉट प्रोडक्शन और रिटार्डेड थॉट प्रोडक्शन, थॉट नहीं, सॉरी, स्पीच प्रोडक्शन। कि जब एनालिसिस होगा तो ही तो स्पीच प्रोड्यूस होगा ना। तो हम्म एनालिसिस ही स्लो हो रही है, हम हम्म रिसीव ही स्लो कर रहे हैं, स्लो मोशन। ऐसे समझ लीजिए कि स्लो मोशन में लाइफ चला गया। यस। ठीक है, हम चीजों को स्लोली रिसीव कर रहे हैं और स्लोली उसको एनालिसिस हो रही है और फिर स्लोली प्रोड्यूस हो रहा है स्पीच में या एक्शन में, वो चीजें हो जाती है बेसिकली। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता कि कोई इंसिडेंट है और हम बैठ हम्म गए उस इंसिडेंट के साथ, काफी टाइम लगा पूरी तरह से उस चीज को प्रोसेस करने में, एंड हम्म तब तक वो ऑब्सोलीट हो गई वो चीज। अब वो एक्सप्रेस करनी थी, किसी से कुछ बात बोलनी थी, कुछ रिप्लाई देना था, बट अब इतने महीने बीत हम्म चुके हैं कि अब तुम्हें लगेगा कि अरे, उसे लगेगा कि ये क्या पागल है क्या, अब तक क्या वो चीज लेके बैठे हैं। बट एक्चुअली वो हम्म प्रोसेस हमें धीरे धीरे होते होते हमें उस चीज हम्म को सिंक इन होने को बोलते हैं ना, डाइजेस्ट होने को, हम्म काइंड ऑफ टाइम लगा है। हम्म और अब हम्म हम्म हमारे जो हम्म रेस्पॉन्सेस है वो इतने लेट आ गए कि अब तो तुम्हारी लाइफ तो आगे बढ़ चुकी है, तुम भूल भी चुके हो शायद कि तुमने ऐसा कुछ बोला था। हम बिल्कुल। हमारा रिकॉर्ड, हमारा जो टेप है वहीं पे अटका हुआ है कि हमें तो अब प्रोसेस बिल्कुल। हुआ वो। तो ये भी एक हम्म एक्सपीरियंस हम करते हैं डिप्रेशन में। हम्म बिल्कुल। हम्म मुझे बहुत रिलेटेबल लगा आज का टॉपिक, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है काफी सालों तक। बट हम्म मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आई एम श्योर हम्म देयर माइट बी सम पीपल आउट देयर who might हम्म be going through it. And so how can we identify that we need help so that these issues are handled at the prevention level? या हाँ, क्योंकि प्रिवेंशन पे वर्क करना इजी होता है। प्रिवेंशन लेवल पे अगर हमने चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया तो वो इजी है। लेकिन अगर वो विशाल वृक्ष बन गया है तो उसे काटना मुश्किल हो जाता है ना? तो वही चीज है कि हमें, और इसमें जो चीज होती है वो होता है कि अगर आप अवेयर हैं तो ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे और तो ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि कभी भी अगर प्रिवेंशन लेवल पे आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है तो इसका ये मतलब है कि आपको उस चीज के लिए उतना अवेयर होना है। ठीक है, अवेयर है तब होगा, नहीं अवेयर है तो आप ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे। जब चीजें बहुत बढ़ जाएंगी तब आप समझ पाओगे, है ना? तो जैसे कि हम शायद पहले भी डिस्कस किए थे लास्ट पॉडकास्ट में कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन को अगर के सिम्टम्स को अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है बायोलॉजिकल सिम्टम। बायोलॉजिकल सिम्टम में आपका होता है स्लीप साइकिल और एपेटाइट, आपका खाना पीना, भूख जिसको कहते हैं। ठीक है, या तो भूख लगनी बंद हो जाएगी, खाना से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, या फिर बहुत बार डिप्रेशन में या फिर एंजाइटी में कभी कभी थोड़ा ज्यादा खाने का भी इच्छा होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि भूख मर जाती है। ठीक है, भूख खत्म हो जाती है या फिर इंटरेस्ट ही खाना से खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसे ही स्लीप पैटर्न गड़बड़ हो जाता है। स्लीप पैटर्न भी 3 तरीके से गड़बड़ होता है कि या तो स्लीप इनिशिएट नहीं हो रहा है, यानी कि रात में नींद नहीं आ रही है जल्दी से, 12-1 बज गया, 2 बज गया सोते सोते, या फिर नींद आ जा रही है, स्लीप इनिशिएट हो रहा है पर बीच रात में नींद खुल गई है, और नींद खुलने के बाद दोबारा से स्लीप नहीं हो रहा है, वो फिर हम्म उसको दोबारा से नींद आने में घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया, है ना?
या फिर तीसरा जो पैटर्न है वो है कि सुबह सुबह अर्ली जो है वो वेक, तो सुबह सुबह जल्दी जाग आना, जल्दी मतलब 3 बजे आंख खुल गई, उसके बाद नींद नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद आप बिस्तर से भी नहीं उठ पाओगे क्योंकि आप बहुत लेथार्जी फील कर रहे हो, आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका जो क्वालिटी स्लिप है वो हो ही नहीं पाया। ठीक राइट। है। तो स्लिप का ये 3 पैटर्न है, अगर ये तीनों में से कोई भी एक पैटर्न आपको दिखता है कि हाँ ये 15 दिन से या महीना दिन से बेवजह अगर ऐसा हो रहा है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए घर पे किसी का डेथ हो गया है या फिर ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया है घर पे, और उस टाइम पे 10 दिन से ऐसी कोई दिक्कत है, तो दिस इज नेचुरल, दिस यस। इज नॉर्मल। ठीक है, ये हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी और उसके बाद फिर धीरे धीरे से करके 15 दिन 20 दिन महीना दिन से नींद जो है वो खराब होने लगी, नींद आ ही नहीं रही है, या फिर कोई भी तीनों में से कोई भी एक पैटर्न हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हम मानसिक तनाव में हैं। और मानसिक तनाव में होना, दिस इज अ प्रिवेंशन लेवल, इसको ही प्रिवेंशन लेवल बोलते हैं, कि मानसिक तनाव में हम चीजों को पहचान लें। ठीक है, ये मानसिक तनाव का सबसे पहला ये सिम्टम ये है। दूसरा एपेटाइट हो गया आपका, भूख का। ठीक है। तीसरा है इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे अब चिड़चिड़ापन होने लगा, पहले ऐसे नहीं होता था, है ना। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह का चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो जिद बहुत करेंगे या बहुत ज्यादा बेवजह चिल्लाएंगे, ये उनका चिड़चिड़ापन हो सकता है। ठीक है। अगर पढ़ाई जो कर रहे हैं जो बच्चे हैं, मतलब कि 10 11 ईयर के, 9 8 9 ईयर के, हो सकता है कि वो पढ़ाई ना करें, या फिर वो अपना खेल, सिर्फ खेलने में ज्यादा ध्यान लगाएं, पढ़ाई ना करें, और खेलने से मना किया जाए तो वो चिड़चिड़े हो जाएं या जिद्दी हो जाएं। ठीक है। तो ये सारा चीज ऑब्जर्व करने वाला है कि हाँ ये लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर ये पैटर्न 15 दिन महीना दिन से चल रहा है, तो 15 दिन से ज्यादा से अगर चल रहा है ये पैटर्न, तो तुरंत आपको नोटिस करके आपको हेल्प के लिए जाना है। ये नहीं कि अच्छा और एक महीना देख ले और एक महीना देख ले, ऐसे नहीं। ठीक है। अब जैसे यूथ एडोलेसेंस हो गए, 9 10 के बच्चे हो गए, तो वो मम्मी पापा के छोटे छोटे बात पे बहुत ज्यादा एंगर आउटबर्स्ट देखने को उनमें मिलता है। ठीक है। कि कोई तोड़ फोड़ दिए कोई चीज, या गुस्सा आ गए, या अपना छोटा भाई बहन है घर में तो उसके इतना जोर से मार दिए कि उसको कुछ, वो नुकसान नहीं करना चाहते पर इतना जोर से मार दिए कि उसको कुछ नुकसान हो गया। ठीक है। तो ये सब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत नोटिस करना चाहिए पेरेंट को। ठीक है। यंग एडल्ट में अब प्रोफेशनल एरिया में लड़ाइयाँ हो गई छोटी सी, या फ्रेंड में लड़ाइयाँ हो गई बेवजह, छोटी सी बात पे बहुत बड़ी बात हो गई, तो ये चिड़चिड़ापन का एक एग्जाम्पल है, और जो कि मानसिक तनाव के कारण हो रहा है। ठीक है। आफ्टर 30 35 ऐसा देखने को मिला है कि चिड़चिड़ापन तो एक अलग चीज है, वो तो फिर बिहेवियर में दिखेगा कि चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, या किसी से बहस हो गई छोटी सी बात पे, या फिर घर में बच्चे हैं छोटे, पेरेंट है वो, और बच्चे हैं उनके छोटे, तो गुस्सा उन पे निकल जा रहा है, बेवजह निकल जा रहा है। ठीक है। या फिर सर में दर्द रह रहा है बिना किसी कारण के। ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स हो सकते हैं कि हाँ सर में दर्द हो जा रहा है और फिर दवा खा करके रिलीफ हो रहा है, फिर से फिर सर में दर्द हो जा रहा है, क्योंकि तनाव से सबसे पहले जो है वो सर में दर्द होता है। अगर हम लंबे समय से तनाव में हैं तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उस चीज को नोटिस करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, पेन किलर खा खा के सालों निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हेल्प के लिए आते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। एक और पॉइंट है जो बायोलॉजिकल सिम्टम में आता है, सेक्स एरिया। ठीक है। जैसे इंटरकोर्स का मन जो है वो खत्म होने लग जाता है, इंटरेस्ट उसमें से भी लूज हो जाता है, जैसे खाने से इंटरेस्ट लूज होता है वैसे सेक्स से भी इंटरेस्ट लूज होने लग जाता है। ठीक है। तो फिर लोग सोचते हैं कि क्यों इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो उसके लिए वो दवा, दूसरे तरीके के दवा के पीछे भागने लगते हैं कि हम ये दवा खाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। तो वहां पे वो बात नहीं है, वहां पे है कि आप मानसिक तनाव में इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है जिसपे कि हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ ये सब होने का मतलब है कि आप मानसिक तनाव, बेसिकली मानसिक तनाव, मेंटल इलनेस आपको कौन सा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, या आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना अवेयर होना है कि आपको मानसिक तनाव हो रहा है,
और उस तनाव में आपके बिहेवियर में छोटी छोटी सी बदलाव आ रही है, आपके नींद में बदलाव आ गया, आपका डेली रूटीन में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, ठीक है, आपको आलस लगने लगा है, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, या फिर जो चीजें आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी अब वो चीजें उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स हैं कि अगर आप कीन ऑब्जर्वेशन रखें इन चीजों के लिए तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ आप मानसिक तनाव में हैं और आपको जरूरत है हेल्प की, और फिर कुछ ही दिन में आप उससे बाहर भी निकल आएंगे, ठीक है। और ये मतलब आई वाज, जब आपने हेडेक का बोला ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम होता था, राइट साइड माइग्रेन हेडेक्स। हम्म तो हम्म माइग्रेन हेडेक्स का भी मतलब स्ट्रेस से ही डायरेक्टली रिलेशन होता है, बिकॉज जैसे आई कनेक्शन थिंक है ये बिल्कुल चीजें वो। हाँ सेटल होती है तो ये भी सेटल माइग्रेन होती इज अ लाइफ, हाँ, माइग्रेन को कहा जाता है माइग्रेन इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, और लाइफ स्टाइल में आपका दो ही चीज आता है, एक होता है स्ट्रेसफुल लाइफ है या स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं है लाइफ में या स्ट्रेस है, ठीक है, और दूसरा होता है कि आपका रूटीन क्या है खाने पीने का और सोने जागने का। अगर सोने जागने का रूटीन गड़बड़ है, खाने पीने का रूटीन गड़बड़ है, स्ट्रेस है लाइफ में, तो माइग्रेन हो जाएगा, अब वो उसको ठीक कीजिए, माइग्रेन अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम खुद माइग्रेन के पेशेंट रहे हैं। जब हम 11 साल के थे तब से हमको माइग्रेन था। है। तो फिर जब हम पढ़ाई करने एमफिल करने गए हैं रांची सीआईपी, तो वहां पर हम सर को बोले, सर से मिले तो सर बोले आपको क्लासिक माइग्रेन है और इसके लिए आपको दवा की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप 6 महीने लगातार मेडिटेशन कीजिए, आपका माइग्रेन चला जाएगा। तो हमने किया रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, हमने 6 महीने रेगुलर किया, उसके बाद माइग्रेन गया तो फिर चला गया। वाह, इट्स गॉन नाउ नहीं, कंप्लीटली। हाँ, अरे वाह। नहीं तो ऐसा होता था कि महीने में 2 बार तो इतना सीवियर पेन होगा कि हमको उल्टी और फिर उल्टी वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती थी। तो जब हम सीआईपी जा रहे थे तो हमारी मम्मी बहुत वरिड थी कि वहां पे कैसे संभालेगी, इसका तो हालत ही खराब हो जाता, महीने में 2 बार तो होना ही होना है। वहां भी हुआ, 2 बार उसके बाद फिर हम सर से मिले कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ठीक है। तो सर बोले कि ठीक हो जाएगा, इसके लिए दवा की जरूरत नहीं होती है, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, और लाइफ स्टाइल आप अपना ठीक कीजिएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। दैट्स सो ग्रेट, आई गॉट सो मच होप फ्रॉम दिस एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी काफी सालों से है माइग्रेन। अभी जैसे जैसे स्ट्रेस सेटल हो हम्म रहा है वो उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम हुई है। माइग्रेन अटैक्स अभी हम्म इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आते, बट फिर भी हम्म बीच बीच में वो होता है। तो आई थिंक हम्म मेडिटेशन गाइज, वी लर्न अ गुड लेसन टुडे। रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन, यस। आई गेस दैट्स इट। प्रिवेंशन लेवल पे आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपने हमें बहुत सारे बेसिक बेसिक जो हम डेली लेवल पे जो चीजें ऑब्जर्व कर हम्म, सकते हैं वो बताई। Thank you so much, थैंक यू। Nagma ji, for guiding us. And to everyone who is watching, thank you for watching Manit Mejari's podcast. And do subscribe to this channel. Do like, share, and subscribe to Manit Mejari. Share these videos as much as possible to support this cause. We are here to bring about a mental health revolution, to create awareness about these issues. So I really need all your support, all your love that you can give. Thank you so much. Hashtag Manhit Mejari. And thank you, Nagma ji. We'll see you again in the next podcast. या श्योर, And I श्योर would श्योर। like to request the audience कि अगर आपको कुछ topics आप चाहते हैं कि मैं इनके साथ डिस्कस करूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, so that I can या take up those topics and we can work on the topics that you want to बिल्कुल। hear, you want to know about. Thank you so much. या See you again. Till then, थैंक यू। bye bye.